हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 6 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 7वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 6 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान पटवारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लास के आपको लिंक है वो मिल जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप वो भी जरूर देखें। और आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको 68 प्रश्न है वो जीके से संबंधित करवाऊंगा। उसके बाद में 22 प्रश्न है हिंदी और इंग्लिश से संबंधित, 45 प्रश्न है मैथ और रीजनिंग से संबंधित और 15 प्रश्न है कंप्यूटर से संबंधित। यही पूरा का पूरा परीक्षा पैटर्न है वो यही रहने वाला है और हूबहू ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शुद्रांत। दोस्तों, शुद्रांत। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब ये शुद्रांत होता क्या है? इसको बोलते हैं छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत का दूसरा नाम है शुद्रांत। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पाचन है वो दोस्तों शुद्रांत यानी कि छोटी आंत में होता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है? बताइए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन डी। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ल्यूमोनिया रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ल्यूमोनिया रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है फेफड़े। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फेफड़े। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज है वो किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने की थी दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज की थी दोस्तों गोल्डस्टीन ने और नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो यहाँ पर अपना इसमें इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो जे थॉमसन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण के अपने पथ से विचलित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण के अपने पथ से विचलित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है अपवर्तन। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपवर्तन। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दूरी मापन की दोस्तों ये इकाई है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दूरी मापन की ये इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ने से उत्पन्न आनुवंशिक विकार है। 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ने से उत्पन्न आनुवंशिक विकार है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों, बताइए कौन सा? तो वो है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। 8 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए जेल की अमानवीय दशाओं में सुधार के लिए अनशन करते हुए किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो बताइए उसका नाम क्या था? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है जतिन दास। जतिन दास। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जतिन दास। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
9 नंबर का प्रश्न है, जर्मनी के स्टटगार्ड में किस भारतीय क्रांतिकारी ने तिरंगा फहराया था? तो दोस्तों जर्मनी के स्टटगार्ड में दोस्तों किसने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा ने। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 1907 ईस्वी की बात है दोस्तों ये। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय शिक्षा से संबंधित वुड्स डिस्पैच को लागू किया गया? किस गवर्नर जनरल के समय शिक्षा से संबंधित वुड्स डिस्पैच को लागू किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है डलहौजी। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डलहौजी। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मध्यकालीन भारत में नहरों से सिंचाई प्रारंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मध्यकालीन भारत में नहरों से सिंचाई प्रारंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस चोल शासक ने गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी? किस चोल शासक ने गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजेंद्र प्रथम ने। दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने यह उपाधि धारण की थी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पाल शासक महिपाल को पराजित किया था राजेंद्र प्रथम ने, और उसके बाद में दोस्तों गंगे कोंड चोल की उपाधि है वो धारण की थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मौर्य प्रांत है और दूसरी तरफ राजधानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अवंती की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों उज्जैनी थी, बिल्कुल सही है। प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। कलिंग की राजधानी तोसली थी, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए दक्षिणापथ की राजधानी तक्षशिला, गलत हो जाएगा दोस्तों। तक्षशिला है ये उत्तरापथ की राजधानी थी, ठीक है, दक्षिणापथ की नहीं थी। दक्षिणापथ की तो राजधानी है वो दोस्तों सुवर्णगिरी थी। कौन सी थी? सुवर्णगिरी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, क्योंकि ये असंगत युग्म है। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ प्राचीन नाम है। दोस्तों यहाँ पर देखिए झेलम नदी का प्राचीन नाम है वो दोस्तों कौन सा है? वो है विस्तता, बिल्कुल सही है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है, दोस्तों बिल्कुल सही है। रावी नदी का प्राचीन नाम शत्रुदी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो परुषणी है, ठीक है, और शत्रुदी है ये दोस्तों सतलज नदी का प्राचीन नाम है। तो ये असंगत युग्म यहाँ पर दे रखा है। गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया? मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नंदलाल बोस के द्वारा। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नंदलाल बोस के द्वारा। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, संविधान के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, दोस्तों बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्यों का मूल संविधान में उल्लेख नहीं है। 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 10 मूल कर्तव्य है वो जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो ये तो अपना दूसरा नंबर का गलत हो गया। संविधान के भाग 4 क में इनका उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2 नंबर का सही नहीं है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से असंगत युग्म का क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा इसमें असंगत युग्म है। यहाँ पर देखिए संविधान सभा की समितियां दे रखी है और अध्यक्ष दे रखा है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बिल्कुल सही है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी बिल्कुल सही है।
मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये गलत दे रखा है दोस्तों। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ठीक है, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वो सरदार पटेल थे, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? भारत की संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों ये कनाडाई मॉडल पर आधारित है ये संघीय व्यवस्था, ठीक है, कनाडा के संविधान से ली गई है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से किस समिति या आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? निम्न में से किस समिति या आयोग का संबंध है वो केंद्र राज्य संबंधों से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे देखिए राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग, सरकारी आयोग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी समितियां या आयोग हैं, इनका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए तृतीय अनुसूची में दोस्तों शपथ का उल्लेख है, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत का वैधानिक प्रमुख है। भारत का वैधानिक प्रमुख है वो दोस्तों कौन है? तो वो है भारत का राष्ट्रपति। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। 22 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत में सागरीय जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। भारत में सागरीय जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है वो क्या है? तो दोस्तों ये प्रमुख कारण है वो है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट, यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा सामाजिक वानिकी का घटक है? निम्न में से कौन सा सामाजिक वानिकी का घटक है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कृषि वानिकी, सार्वजनिक वानिकी, सामुदायिक वानिकी। तो दोस्तों ये सभी हैं, ये क्या है? तो ये सामाजिक वानिकी के घटक हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित युग्मों से असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का अपने को क्या करना है? चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेरिकल्चर, ये सेरिकल्चर है, ये रेशम कीट पालन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। एपीकल्चर है, ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ओलेरिकल्चर है, ये फलों का उत्पादन, ये दोस्तों इसमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। ओलेरिकल्चर बोलते हैं सब्जियों के उत्पादन को, ठीक है, और पोमोकल्चर है वो बोलते हैं फलों के उत्पादन को, ठीक है। तो ये अपना इसमें गलत दे रखा है। और पिसिकल्चर है, ये मछली पालन को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? बताइए कौन सा युग्म है वो दोस्तों असंगत है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है? बताना है, ठीक है दोस्तों। एक तरफ खनन क्षेत्र है तो दूसरी तरफ खनिज है, एक तरफ खनन क्षेत्र है तो दूसरी तरफ खनिज है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट, सॉरी ये इधर उल्टा दे रखा है, ठीक है। ग्रेफाइट का जो खनन क्षेत्र है वो दोस्तों कौन सा है? तो वो है कालाहांडी, ठीक है। ग्रेफाइट का खनन क्षेत्र है वो है कालाहांडी, बिल्कुल सही है ये। और लोहा अयस्क का जो खनन क्षेत्र है वो है दोस्तों गुरुम हिसानी है, बिल्कुल सही है। अब्रक का दोस्तों यहाँ पे मलांज खंड दे रखा है, अब्रक का यहाँ पे मलांज खंड दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। मलांज खंड है ये बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में है और ये तांबा खनन क्षेत्र है, ठीक है। अब्रक नहीं, यहाँ पर तांबा होता तो ये सही होता। चूना पत्थर विशाखापट्टनम, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही दे रखा है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तांबा आना चाहिए था, तांबा खनिज का खनन क्षेत्र मलांज खंड है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, भारत में अखबारी कागज की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में अखबारी कागज की पहली मिल है वो कहाँ स्थापित की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है नेपानगर में। कहाँ पर है? नेपानगर में ये स्थापित की गई। कहाँ पर है नेपानगर? तो ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है?
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गोदावरी। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोदावरी इसका सही उत्तर। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय किस देश में स्थित है, यानी कि किस नदी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र में है दोस्तों ये, ठीक है, जिसका नाम है माजुली द्वीप, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है ये, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस गांव को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। निम्न में से किस गांव को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धूड़मारास और चित्रकूट। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 और 2 दोनों सही है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है वो घोषित किया गया है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के हैं दोस्तों ये धूड़मारास और चित्रकूट, ठीक है, इनको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इसरो के उपग्रह GSAT-20 का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया। इसरो के उपग्रह GSAT-20 का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्लोरिडा अमेरिका से। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फ्लोरिडा अमेरिका से। 31 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, नवंबर 2024 में 31 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, नवंबर 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा के 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। नवंबर 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा के 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, इसे कलाम 4 के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है, K4 यानी कि कलाम 4 के नाम से भी जाना जाता है। यह DRDO द्वारा विकसित दूसरी SLBM है, बिल्कुल सही बात है। इसका परीक्षण INS अरिघात से किया गया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सारे के सारे कथन है वो K4 बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ये SLBM क्या है, तो ये दोस्तों सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अटल इनोवेशन मिशन की समयावधि को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अटल इनोवेशन मिशन की समयावधि को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 31 मार्च 2028 तक। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2024 में अरुणाचल प्रदेश के किस हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2024 में अरुणाचल प्रदेश के किस हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों तातो एक जल विद्युत परियोजना, हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, समाज में प्रचलित बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया। समाज में प्रचलित बाल विवाह जैसी कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया, तो दोस्तों कौन सा अभियान चलाया गया, तो दोस्तों वो है ऑपरेशन लाडली अभियान है वो चलाया गया। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, हाल ही में अजमेर स्थित फॉयसौगर झील का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में अजमेर स्थित फॉयसागर झील का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वरुण सागर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वरुण सागर। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा फीफा द्वारा अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड कहाँ बनाया गया है। राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा फीफा द्वारा अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड कहाँ बनाया गया है, दोस्तों ये बनाया गया है कहाँ पर, तो ये जयपुर में बनाया गया है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा विद्याधर नगर स्टेडियम में, ठीक है।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कितने युवा किसानों को विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा? राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कितने युवा किसानों को विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 100 किसानों को। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 100 युवा किसानों को विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान कार्यक्रम के दौरान किस ऐप का शुभारंभ किया था? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान कार्यक्रम के दौरान किस ऐप का शुभारंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जयपुर 311 ऐप। ठीक है, जयपुर 311 ऐप का शुभारंभ किया था। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कौन सा कथन बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के संबंध में सत्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों का मंडल था, उसके प्रथम अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, महाराजा गंगा सिंह ने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इंप्रेस लिखवाया था। ठीक है, विक्टोरिया इंप्रेस लिखवाया था। यहाँ पर ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, गजशाही। ठीक है, और 1913 ईस्वी में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे गलत कौन सा है? 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बताइए, राजस्थान का वह शासक कौन था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो दोस्तों उनका नाम था महाराजा गंगा सिंह, जो बीकानेर के थे उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 201 है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 201 के तहत। आगे देखिए, 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रोटेम स्पीकर है, ये राज्य विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है और इसकी नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? निम्नांकित में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुख्यमंत्री। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का दोस्तों अध्यक्ष होता है। ठीक है, 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है, और दोस्तों साथ ही आपको ये भी बताना है कि कूट भाषा का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का अपने को क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना वर्ष 1977 में की गई। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, स्थायी पीठ की जो स्थापना है वो 1977 में की गई। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, राजस्थान उच्च न्यायालय की। आगे देखिए, स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया गया, तो ये गलत हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा नहीं, ये राष्ट्रपति द्वारा ये आदेश है वो दिया गया था दोस्तों। ठीक है,
तो अपना बी नंबर का कथन गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, स्थापना की पीठ का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत दिया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ए, सी और डी, ये अपना क्या हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। जोधपुर में जो राजस्थान उच्च न्यायालय है, ये मुख्य पीठ है, ठीक है, मुख्य स्थायी पीठ है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? एसीडी। एसीडी कौन से ऑप्शन में? 3 नंबर के ऑप्शन में। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देता है। तो दोस्तों अपना परामर्श देता है तो ये राज्यपाल को। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल को। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? तो दोस्तों शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है वो क्या है? तो दोस्तों वो है ग्राम खंड, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ये दोस्तों राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? बताइए कौन राजस्थान के लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आते हैं? दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें देखिए, इसमें मंत्री आते हैं, विभागीय सचिव आते हैं, राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार राजस्थान, ये दोस्तों लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों कोट भाषा में उत्तर देना था 3 और 4, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त का पद है वो कब सर्जित हुआ था? लोकायुक्त का पद है ये कब सर्जित हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1973 में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 160। 160 निर्धारित की थी और वर्तमान में कितनी है? 200 है, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और दोस्तों मॉडल पेपर को लाइक नहीं किया तो फटाफट मॉडल पेपर को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों लिंक को शेयर जरूर करें। रोजाना आपको दोस्तों एक मॉडल पेपर है वो मिलेगा और रोजाना आपको टेस्ट देना है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको दोस्तों फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान पटवारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और भी सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्लास सिलेबस के अनुसार दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में पटवारी के नाम से अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको दोस्तों मिल जाएगा, वहां पर आपको निःशुल्क दोस्तों पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित निःशुल्क सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। तो आप वहां पर देख सकते हैं। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था? मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राजवी। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजवी, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें कौन सा?
तो वो है कोटा राज्य प्रजामंडल। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? दोस्तों एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़, ये दोस्तों कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे नानक भील एवं देवीलाल गुर्जर, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों बीकानेर किसान आंदोलन, ये गलत दे रखा है दोस्तों। नानक भील और देवीलाल गुर्जर है, इनका संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है दोस्तों, ठीक है। और नानजी एवं ठाकरी पटेल, ठीक है, इनका जो संबंध है वो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से है, यहाँ पे बूंदी किसान आंदोलन गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं, सिर्फ एक ही सही है, 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ है, ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं? किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जयपुर। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, चंदूजी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान के लिए प्रसिद्ध है। चंदूजी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें तीर बनाने के लिए। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीर कमान बनाने के लिए चंदूजी के गढ़ा और बोडीगामा जो बांसवाड़ा में है ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? गुड़ला का त्योहार है ये दोस्तों मारवाड़ नरेश राव सातल ने गुड़ले खां को मारकर महिलाओं को मुक्त करवाया था, और इसलिए राव सातल की स्मृति में दोस्तों ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार है वो मनाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा राव सातल, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए छेला बावजी और ग्यारस की रेवड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? छेला बावजी और ग्यारस की रेवड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डामोर जनजाति के। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र था। संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र है वो कौन सा था? तो वो था मेवाड़। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़। नेक्स्ट आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि प्राप्त थी? किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि प्राप्त थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शेख हमदुद्दीन नागौरी की। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी किसको बोलते हैं बताइए? ओलंदी बोलते हैं दोस्तों नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री है वो ओलंदी कहलाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या थी? बताइए सागड़ी प्रथा है वो क्या थी? सागड़ी प्रथा है वो बंधुआ मजदूरी प्रणाली थी दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी? महिला आश्रम की जो स्थापना है वो दोस्तों नारायणी देवी वर्मा ने की थी। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है ये निर्मित किया था दोस्तों सीताराम लालस ने। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, और दोस्तों साथ ही अपने को यह बताना है कि कौन से कथन सत्य है, ठीक है, कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए ये रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कौन? विजय सिंह पथिक। इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा स्थापित की, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है।
इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। इन्होंने साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी है वो विजय सिंह पथिक से संबंधित कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पर अपने को बताना था कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ किला या पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ स्थिति है। एक तरफ किला या पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ स्थिति है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मेहरानगढ़ कहाँ पर है, जोधपुर में, बिल्कुल सही बात है। जूनागढ़ है, ये कहाँ है, तो ये बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। लोहागढ़, लोहागढ़ तो भरतपुर में, यहाँ पर जैसलमेर दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है, और रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए, रोजा बाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। बताइए, रोजा बाकर शिखर है वो कहां पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जालोर जिले में है दोस्तों ये। ठीक है, जालोर जिले में, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ चोटियां हैं, दूसरी तरफ ऊंचाई मीटर में दे रखी है। देखिए, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर है। शेर जो सिरोही में है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1597 मीटर है, और ये राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। डोरा पर्वत है, ये दोस्तों जालोर में है, इसकी ऊंचाई 869 मीटर है, और गोगुंदा की ऊंचाई है ये दोस्तों 840 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 4 3 2 1, 4 3 2 1। कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए 2 नंबर का ऑप्शन अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ये 68 प्रश्न है वो दोस्तों अपन ने जीके से संबंधित पढ़े हैं, जिसमें संपूर्ण जीके आ गया पटवारी का। अब अपन 22 प्रश्न है वो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से दोस्तों देखिए 69 से 73 प्रश्न तक, यानी कि ये 5 प्रश्न है वो पैसेज से संबंधित पूछे जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, तो आप पैसेज पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास को स्टॉप करके मैं आपको डायरेक्ट है वो उत्तर बताने वाला हूं दोस्तों। देखिए यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है। देखिए, टू रिच गॉड दांते हैज टू पास थ्रोट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए हेल, पुर्गेटरी एंड पैराडाइज। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज डिवाइन जस्टिस बाय दांते। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, यहाँ पर देखिए टॉर्ट्यूर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि यातना, टॉर्चर। ठीक है, सॉरी टॉर्चर, टॉर्चर है ये। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टॉर्चर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑन विच डे डज दांते स्टार्ट हैज जर्नी टू फाइंड गॉड। ऑन विच डे डज दांते स्टार्ट हिज जर्नी टू फाइंड गॉड। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें गुड फ्राइडे। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें, देखिए वर्जिल फाइंड्स दांते इन द वुड्स ऑन द इवनिंग ऑफ गुड फ्राइडे इन द ईयर 1200। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्हाट डज द टर्म कॉमेडी मीन इन द मिडिवल पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें क्या, तो वो हो जाएगा हैप्पी एंडिंग। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे एरर अपने को बताना है, 74 और 75 प्रश्न में एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हार्डली हैड ही लेफ्ट द स्टेडियम देन इट बिगन टू रेन हेवीली। हार्डली हैड ही लेफ्ट द स्टेडियम देन इट बिगेन टू रेन हेवीली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, हार्डली हैड के साथ दोस्तों वेन का यूज होता है, ना कि देन का। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए द स्टेडियम देन। तो देन की जगह किसका प्रयोग होगा,
वेन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एवरी इफेक्ट वी सी, हियर और स्पीक इन और आउटसाइड और फिजिकल वर्ड हैज ए स्पेसिफिक केस दैट हैव इट्स ओरिजिन इन द इनर और मेंटल वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? जो प्रश्न में लिखा हुआ है वही ऑप्शन में है, सेम टू सेम। यहाँ पे मैं एरर की बात करूं तो इसमें देखिए दोस्तों, दैट हैव इट्स ओरिजिन इन द इनर और मेंटल वर्ड। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, देखिए दैट के बाद में आने वाली वर्ब है, ठीक है, वो दोस्तों इससे ठीक हैव के साथ में दोस्तों दैट के आगे है, वो हैव के स्थान पर दोस्तों हैज का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिनोनिम अपने को बताना है, यानी कि समानार्थक शब्द। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। और इसका जो समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा परिश्रमी का? तो वो हो जाएगा हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न है, एंटोनियम बताना है। एले, दोस्तों एले का मतलब क्या होता है? मित्र, ठीक है। और मित्र का विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? शत्रु। शत्रु को क्या बोलते हैं? एनिमी। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स, यानी कि मुहावरे से संबंधित ये प्रश्न है। अल्फाबेट शॉप, तो दोस्तों अल्फाबेट शॉप का मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज आइटम्स के ऐसे मिश्रण से है, जिसे दोस्तों क्या बोल सकते हैं अपन? उसे बोलते हैं लैंग्वेज मिश्रण, यानी कि कंफ्यूजिंग मिक्स हो गया, तो जिसको बोल सकते हैं देखिए इन कंप्रेहेंसिबल और कंफ्यूजिंग मिक्स है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं। देखिए, नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद है। नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद है वो कौन सा है? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद है वो दोस्तों नमः प्लस ते, ठीक है। नमः प्लस ते विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है इसमें। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। 11 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के और 11 प्रश्न हिंदी ग्रामर से संबंधित पूछे जाएंगे। आगे देखिए, प्रत्युन्मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युन्मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है प्रति उपसर्ग है दोस्तों, इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास कौन से में है? तो देखिए तुलसी कृत, यानी कि तुलसी के द्वारा कृत, इसमें तत्पुरुष समास है दोस्तों, बाकी किसी में नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है वो किस में है दोस्तों? यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए मरीचि और है मरीचि, इसमें देखिए रश्मि और रवि, ठीक है। तो ये दोस्तों जो ये शुरुआत वाली मरीचि है, ठीक है, इसका मतलब होता है किरण या रश्मि, ठीक है। और ये बिल्कुल सही दे रखा है। और ये वाली जो मरीचि है इसका मतलब होता है रवि, तो इसमें बिल्कुल सही दे रखा है ये। बाकी इसमें दोस्तों सारे के सारे हैं वो उल्टे दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एकमात्र यही सही है, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सही अर्थ भेद बताना था, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों? आप यहाँ पर देख सकते हैं भास्कर निशाकर, दोस्तों परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भास्कर निशाकर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भास्कर का पर्यायवाची शब्द है वो सूर्य होगा, और निशाकर का पर्यायवाची शब्द है वो चंद्रमा होगा, ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, बाकी सभी पर्यायवाची शब्द है, ये अलग अलग पर्यायवाची शब्द है ये, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, रेखांकित शब्द का विलोम है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा मैं आपको बताऊं, इसके अंदर क्या सीन है
जो अपने को रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। अब रेखांकित मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कौन सा वर्ड आपको रेखांकित लग रहा है, तो दोस्तों वो है अभिज्ञ, ठीक है। और अभिज्ञ का विलोम शब्द है वो क्या होगा, अभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से सही शब्द है, निम्न में से सही शब्द है वो कौन सा है, तो दोस्तों सही शब्द हो जाएगा इसमें महात्म्य, ठीक है, ये शब्द है वो सही शब्द है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। दोस्तों इसमें देखिए शुद्ध वाक्य, निराशा की बदली छाई हुई है, निराशा की बदली छाई हुई है, ठीक है। ये वाक्य दोस्तों क्या है, तो ये शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, मृत्युदंड की सजा, तो दोस्तों मृत्युदंड एक खुद सजा है, यानी कि हत्यारे को मृत्युदंड मिला, ठीक है। द्वार में केवल एकमात्र दरवाजा है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा घर में केवल एकमात्र दरवाजा है, या घर में एकमात्र दरवाजा है, ठीक है। बेटी पराये घर का धन होता है, तो धन होता नहीं है, होती है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य है, शुद्ध वाक्य है। 87 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसमें वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है, तो देखिए, जो स्वरों और व्यंजनों में से किसी की श्रेणी में नहीं आता, तो वो होता है विसर्ग, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। आगे देखिए, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं लिखा है, तो बताइए सही हिंदी समकक्ष शब्द किसके सामने नहीं लिखा है, तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे सीनियर, कनिष्ठ, कनिष्ठ का इसमें गलत हो जाएगा, कनिष्ठ बोलते हैं जूनियर को और सीनियर को बोलते हैं वरिष्ठ, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है। आगे देखिए, किस विकल्प में प्रोसिक्यूट शब्द का हिंदी समानार्थी परिभाषिक शब्द नहीं है। प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का मतलब क्या होता है, अभियोग चलाना, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अभियोग चलाना। 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है, बताइए निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ नहीं है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों देखिए, बालू की भींत उठाना यानी कि व्यर्थ प्रयास करना बिल्कुल सही, बगले झांकना, जवाब न दे पाना, ठीक है। राग बिगाड़ना, स्वर बेसुरा होना बिल्कुल सही है। लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना, ठीक है, लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना, यानी कि दोस्तों ये गलत हो जाएगा, इसमें अपमान सहन करना या विवशता से अपमान सहन करना होता है, ठीक है, क्रोध को दबाना नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन प्रश्न है वो दोस्तों मैथ और रीजनिंग से संबंधित 45 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने को खाली स्थान भरना है, खाली स्थान भरना है। देखिए यहाँ पर दे रखा है बी डैश, फिर बी सी, सी फिर ए बी सी, फिर खाली स्थान, फिर बी ए बी और फिर खाली स्थान। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बी के बाद में क्या आ रहा है, देखिए ए बी सी बस। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता चल गया होगा, देखिए ए बी सी फिर सी बी ए, यानी कि एक बार सीधा एक बार उल्टा इसमें हो रहा है, ठीक है। वैसा ही दोस्तों इसमें भी करना है, इसमें ग्रुप बन रहा है ए बी सी बी ए, फिर ए बी सी फिर सी बी ए, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा ए बी सी फिर सी बी ए, फिर ए बी सी फिर सी बी ए, फिर ए बी सी, यानी कि ए बी सी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो मित्रों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इसके जैसा ही युग्म कौन सा है वो बताना है, पीलिया यकृत, पीलिया यकृत। देखिए पीलिया रोग है वो यकृत को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार इसके जैसा समानार्थी कौन सा है, तो दोस्तों वो है देखिए ददुरा रोग है, ये त्वचा को प्रभावित करता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर देखिए ओ एच ए, तो ओ और एच में कितने का गैप है दोस्तों? इसमें 7 का गैप है, ठीक है। और एच और ए में, इसमें भी दोस्तों 7 का गैप है, यानी कि -7 का गैप चल रहा है। सिर्फ दोस्तों यहाँ पर देखिए जे क्यू सी, अब यहाँ पर देखिए जे के बाद में क्यों, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है 7 का, तो ये गलत है। बाकी सब में माइनस हो रहा है, सब में माइनस हो रहा है, तो इसमें प्लस हो रहा है एकमात्र है, तो ये अन्य 3 से भिन्न है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए यदि h बराबर 8 है और HAT बराबर 29 है तो बॉक्स बराबर क्या होगा? तो बॉक्स बराबर है वो दोस्तों क्या होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं h बराबर 8 है, तो यानी कि h है वो कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। और HAT यानी कि h 8 नंबर पे, a है वो 1 नंबर पे और t 20 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया? 29। बॉक्स b 2 नंबर पे और 15 नंबर पे और x है वो 24 नंबर पे। तो 2 और 15 कितने होते हैं? 17। 17 और 24 कितने होते हैं? 41। तो यहाँ पर 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये देखिए 95 से 97 प्रश्न तक ये रीजनिंग के ही प्रश्न है, ठीक है। इसमें एक पैराग्राफ दे रखा है, उसको आप पढ़ोगे तो ये 3 प्रश्नों का जो उत्तर है वो आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसा, आज भारतीय बैंकों को उपलब्ध अवसर है, स्पेक्ट्रम इतना व्यापक है कि जितना पहले कभी नहीं था। इसको आप पढ़ोगे तो इन प्रश्नों का है वो उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि प्रश्न आपको बताता हूं मैं, एशिया महाद्वीप में अन्य देशों की तुलना में आधारभूत संरचना के निर्माण में भारत ने पर्याप्त प्रगति की है। तो ये लाइन आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्याप्त डाटा, क्योंकि दिए गए तथ्य हैं वो दोस्तों इसमें पर्याप्त नहीं है, क्योंकि परिच्छेद में इस विषय में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए अपर्याप्त डाटा है। 3 नंबर ऑप्शन सही था। 96 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सेवा क्षेत्र का विकास औद्योगिक क्षेत्र की गति से नहीं हुआ है। ये वाला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये निश्चित रूप से सही है। ये लाइन आपको वहां पर देखने को मिलेगी पैराग्राफ में। आगे देखिए, भारत की जीडीपी वृद्धि मानसून के दौरान होने वाली वर्षा की मात्रा पर निर्भर नहीं होती। तो दोस्तों ये कथन है ये संभवतः सही है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक वृद्ध की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, एक वृद्ध की ओर इशारा करते हुए दोस्तों विजय ने कहा कि उसका पुत्र, इसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, मेरे इसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कि ये दोनों भाई हो गए, ठीक है। और ये वृद्ध क्या हो गया? इसका पिता हो गया। तो बताओ वृद्ध व्यक्ति विजय से कैसे संबंधित है? सीधा सा मैंने आपको बताया अभी, किससे संबंधित है, कैसे संबंधित है दोस्तों? ये इसका क्या लगा? पिता लगा। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे POUR का सांकेतिक शब्द RSAZ हो तो WAKE का सांकेतिक शब्द क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं P और R में कितना गैप है? तो QR यानी कि 2 का गैप है। O और S में कितने का गैप है? तो दोस्तों इसमें 4 का गैप है। फिर U और A में कितने का गैप है? U और A में दोस्तों 6 का गैप है। और R और Z में कितने का गैप है? तो दोस्तों इसमें 8 का गैप है, ठीक है। समझ में आ गया? अब दोस्तों ऐसे ही अपने 2 4 6 8 इनमें जोड़ना है। जैसे W में अगर अपन 2 जोड़ते हैं तो दोस्तों क्या आएगा? तो Y आएगा। A में अपन क्या आएगा? Y। और A में अपन 4 जोड़ते हैं तो क्या आएगा? तो दोस्तों E आ जाएगा। तो Y E कौन से ऑप्शन में है? देखिए ये अपना 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा YEQM, ठीक है। 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला। सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर है वो 15 मीटर चला। जैसे कि पश्चिम की ओर दोस्तों ये इसने क्या किया, ये यहां से अपने घर से पश्चिम की ओर दोस्तों ये 15 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। फिर दोस्तों यहां से क्या करता है, वो बाएं मुड़ गया और ये 20 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर वह
पूर्व में मुड़कर 25 किलोमीटर गया। पूर्व में मुड़कर दोस्तों ये क्या किया, 25 किलोमीटर गया। शुरुआत में इधर कितने किलोमीटर चला था, 15 किलोमीटर। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अंत में वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। अंत में वो दोस्तों यहाँ पर मुड़कर और क्या यहाँ पर आ गया, ये 20 किलोमीटर चला। अब दोस्तों ये वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये 15 किलोमीटर तो इधर चला था और ये 10 किलोमीटर दूरी है, 10 किलोमीटर दूर पूर्व में है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है अपने घर से। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर है। 5 व्यक्ति आप बैठा लीजिए सबसे पहले तो, ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 व्यक्ति मैंने यहाँ पे बैठा दिए। ठीक है, अब इसमें देखिए रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर है। रमेश जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहीं भी लिख देता हूँ, जैसे रमेश है वो किसके, हरि के निकटतम दाईं ओर है, तो ये हरि यहाँ पर बैठ गया, रमेश इधर बैठ गया। ठीक है, इंदर रमेश और श्याम के बीच बैठा है। इंदर रमेश और श्याम के बीच में बैठा है। तो दोस्तों सीधा सा है, रमेश यहाँ बैठा है तो इसके बीच में दोस्तों यहाँ पे इंदर आ जाएगा, और इंदर और इधर क्या आ जाएगा, किसके बीच में बैठा है, श्याम के बीच में। रमेश सॉरी इंदर है वो रमेश और श्याम के बीच में बैठा है। तो अब 4 बैठ गए, बचा अपने पास में कौन, 1। तो अब आगे देखिए, गोपाल हरि के निकटतम बाईं ओर बैठा है, तो दोस्तों यहाँ पर गोपाल बैठ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ठीक बीच में कौन बैठा है, आर यानी कि रमेश, रमेश बैठा है दोस्तों ठीक बीच में। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ए डी से नाटा है। ए है वो क्या है, डी से नाटा है। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, ये देखिए ए डी ए बी सी डी ई, ठीक है 5 व्यक्ति है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये लाइन कह देता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए है वो क्या है, ए डी से नाटा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे कि बीच में मैंने ए लिख दिया, और ये क्या है, डी से क्या है, छोटा है, या नाटा का मतलब छोटा, परंतु सी से लंबा है, परंतु सी से लंबा है। तो दोस्तों ये सी है वो सी से लंबा है, कौन, ए। अब देखिए डी बी से नाटा है, डी है वो क्या है, बी से नाटा है यानी कि बी से छोटा है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा ऊपर। परंतु ए से लंबा है, तो परंतु ए से लंबा है, बिल्कुल सही बात है। ई ए से नाटा है, ई है वो ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। तो दोस्तों यहाँ पे ए और सी के बीच में कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बन गया, इसमें बी डी ए ई सी। अब इसमें क्या पूछा है, तो सबसे लंबे 2 कौन है, सबसे लंबे 2 कौन है, तो बी और डी है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का तार्किक अनुक्रम होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए डेकामीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर दे रखा है। तो दोस्तों इसमें सबसे छोटी इकाई है वो इसमें होती है हेक्टोमीटर। ठीक है, हेक्टोमीटर के बाद में आएगा दोस्तों इसमें डेकामीटर, और डेकामीटर के बाद में आएगा इसमें डेसीमीटर। ठीक है, और फिर आएगा दोस्तों इसमें सेंटीमीटर, और फिर आएगा दोस्तों इसमें मिलीमीटर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3 1 5 4 2, 3 1 5 4 2, इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यानी कि इसमें दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह प्रश्नवाचक की जगह पर आ सकती है। यहाँ पे 5 15 9 4 6 11 41 प्रश्नवाचक चिन्ह 202। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए और 4 का स्क्वायर कर लीजिए। 5 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 5 का स्क्वायर 25 और 16 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 कितने होते हैं, 41। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर 121 है, तो इनको जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 202। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 और 6 का स्क्वायर 36 है, 225 और 36 कितने होते हैं,
तो दोस्तों ये होते हैं 261। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है, वाई एक्स डब्ल्यू वी टी एस आर क्यू ओ एन एम एल जे आई एच जी ई डी सी बी। तो दोस्तों क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए V और Q में कितना अंतर है। तो दोस्तों V और Q में देखिए, सॉरी V और T में, V और T में कितना अंतर है। तो दोस्तों V और T में -2 का अंतर है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए Q और O में कितना अंतर है। तो Q और O में भी दोस्तों -2 का है। और L और J में कितना अंतर है। तो दोस्तों L और J में भी 2 का अंतर है। H और E में, सॉरी G और E में कितने का अंतर है। तो दोस्तों इसमें भी 2 का अंतर है, यानी कि -2 चल रहा है सभी में। तो यहाँ पर B दे रखा है, तो दोस्तों B में अपन -2 करेंगे तो क्या आएगा, Z। तो Z से शुरू होने वाला वाक्य है वो ही अपना सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि Z से शुरू होने वाला 2 नंबर है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न है, देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पे देखिए बी वाई डब्ल्यू डी डी डब्ल्यू यू एफ ए जेड वाई बी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बी में क्या जोड़े कि डी आ जाएगा। तो दोस्तों 2, यानी कि दोस्तों इसमें क्या सीन बनेगा, इसमें सीन बनेगा दोस्तों +2 -2 -2 और +2, ये वाला सीन बनेगा, ठीक है। ए में 2 जोड़े तो दोस्तों क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जेड में -2 किए तो दोस्तों क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। वाई में 2 माइनस किए तो दोस्तों क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। और बी में 2 प्लस किए तो दोस्तों क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यानी कि सी एक्स डब्ल्यू डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में दूसरी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से एक तर्क या नियम से संबंधित है। 3 समूह उसी एक तर्क नियम के आधार पर समान है। दिए गए विकल्प में भिन्न को चुनना है। भिन्न को अपने को क्या करना है, चुनना है। भिन्न को कैसे चुनोगे, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए 4 × 12, 4 चौके 16, ठीक है। यानी कि 3 से एक बार मल्टीप्लाई किया और एक बार 4 से मल्टीप्लाई किया। 5 × 3 15 और 5 चौके 20, 6 × 3 18 और 6 चौके 24 आना चाहिए था दोस्तों। यहाँ पे 6 × 5 30 दे रखा है, ठीक है। तो ये अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि वर्णमाला के प्रथम 6 अक्षरों को अंतिम 6 अक्षरों से बदल दिया जाए, तो G से L के अक्षरों को O से T के अक्षरों में बदल दिया जाए, तो शेष अक्षरों की यथास्थिति में रहने दिया जाए, तब बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा। अब दोस्तों इसमें देखिए, अपने को मैं आपको बताऊं, शुरुआत के प्रथम 6 अक्षरों को अंतिम 6 अक्षरों से बदल दिया जाए, तो यानी कि दोस्तों ये ABCD है, ABCD E और F, ये 6 अक्षर है वो इधर आ गए। तो आगे की तरफ क्या चले गए, आगे की तरफ चले गए दोस्तों U V W X Y Z, ठीक है बस। और दोस्तों उसके बाद में देखिए O से T के अक्षरों को बदल दिया जाए, ओ फिर उसके बाद में O P Q R S T, यू से तो शुरू हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, J K L N O P Q, ठीक है। ऐसा ऐसा सीन बनेगा। तो यहाँ पे बाएं से 18वां अक्षर पूछा है, यानी कि इधर से 18वां अक्षर चलेंगे तो दोस्तों 6 × 6 12, फिर 36 18, 18वें नंबर पर आएगा दोस्तों जे आएगा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। देखिए रीजनिंग केयर इनके क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत है नहीं। देखिए पी क्यू की बहन और आर की माँ है। पी है वो क्यू की बहन और आर की क्या है, माँ है, ठीक है। एस डब्ल्यू की बहू है, एस है वो दोस्तों क्या है, डब्ल्यू की बहू है। और क्यू की पत्नी है, क्यू की पत्नी है वो कौन है, तो दोस्तों क्यू की पत्नी है वो एस है, ठीक है। और डब्ल्यू की क्या है, बहू है। तो दोस्तों ये डब्ल्यू की क्या है, बहू है, ठीक है। यानी कि पी क्यू का बाप है डब्ल्यू। अब आगे देखिए
डब्लू का पौत्र एम है, डब्लू का पौत्र है वो क्या है, एम है। तो दोस्तों ये इसका बेटा हो गया, एम है। पी का भतीजा और वी का भाई है। पी का तो क्या है, भतीजा है, बिल्कुल सही है। पी का भतीजा है एम, और वी का भाई है। डब्लू का पुत्र एम, डब्लू का पुत्र एम हो गया, बिल्कुल सही है। पी का भतीजा, पी का भतीजा हो गया, वी का भाई है। तो दोस्तों वी का है वो क्या है, भाई है। कौन, एम। डब्लू के केवल दो बच्चे हैं, डब्लू के केवल दो बच्चे हैं, तो बिल्कुल सही है, पी और क्यू डब्लू के बच्चे हैं। क्यू का वी से क्या संबंध है, क्यू का वी से क्या संबंध है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, क्यू का वी से क्या संबंध है, तो ये क्यू है वो वी का क्या है, बाप है, यानी कि पिता है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। क्यू और एस पति पत्नी हो गए, इसके 2 बच्चे हो गए, वी और एम, और डब्लू हो गया दादाजी, ठीक है, एम का और वी का। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि अक्षर संख्या हो तो 5 अक्षरों का योग 51 होगा। बताइए कौन से अक्षरों का योग है वो 51 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए आई ओ ई ई यू, इन सभी को जोड़ के देख लीजिए। ए आता है 1 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, और यू आता है 21 नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए 9 और 1 10, 10 और 15 25, 25 और 5 30, 30 और 21 कितने होते हैं, 51। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ABCD, ये देखिए दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन है वो आसानी से बैठ के हल कर सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग से संबंधित और मैथ से प्रश्न से संबंधित प्रश्न है वो, इसमें ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत है नहीं, आप आसानी से इनके अंक वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको दोस्तों डायरेक्ट है वो अब कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है वो यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है। 15 प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जैसे कि चलो 1-2 प्रश्न है मैं आपको मैथ से संबंधित करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये वाला प्रश्न देखिए, 1-2 प्रश्न मैथ से संबंधित करवा देता हूँ। देखिए एक पंसारी ने 5 लगातार महीनों में 6,435, 6,927, 6,855, 7,230 और 6,562 की बिक्री की है। छठे महीने में उसे कितनी बिक्री करनी चाहिए कि उसकी औसत बिक्री 6,500 रुपए की रहे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसमें अपने को क्या करना है, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत है नहीं दोस्तों। यहाँ पर देखिए इन सबको टोटल करना है, इन सबका टोटल करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 34,009, ठीक है, 34,009 इन सबका टोटल आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए छठे महीने में उसे कितनी बिक्री करनी चाहिए कि उसका औसत है वो 6,500 हो जाए। अब 6,500 इंटू 6 करेंगे, 6,500 इंटू 6 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39,000, ठीक है। अब ये 39,000 है, इसमें से 34,009 घटा दीजिए, अपना उत्तर आ जाएगा 4,991, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 121 नंबर प्रश्न है, ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए, बी एवं सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2,000 खर्च करता है तो बी 700 बचाता है, तो ए की बचत कितनी है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ए बी की आय तो दोस्तों 5:3 दे रखी है, ठीक है, और ए बी सी के खर्चों का अनुपात दोस्तों यहाँ पे 8:5:2 दे रखा है, और सी का खर्च दे रखा है 2,000 रुपए। तो बी का खर्च कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए सी का 2,000 है, यानी कि 2 अनुपात बराबर 2,000, तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 5,000, और 8 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 8,000। तो यानी कि बी का खर्च 5,000 और ए का खर्च 8,000 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर बी की बचत है वो क्या हो जाएगी 3x माइनस 5,000, और दोस्तों 3x माइनस 5,000, और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए 700 रुपए बचाता है बी। तो यहाँ पर दोस्तों 700 बराबर 3x माइनस 5,000, बस यही करना है अपने को, और क्या करना है, ठीक है। तो ऐसे ही उत्तर निकल कर आ जाएगा।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1500। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों, मैं आपको अब कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है वो करवा देता हूँ। मैथ से संबंधित अलग अलग टॉपिक वाइज है वो मैं आपको अलग अलग करवा दूंगा। जैसे कि ये वाला प्रश्न देखिए, कुछ केलों का भार 2 किलो 365 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 3 किलो 10 ग्राम है। केलों का भार सेबों के भार से कितना कम है? केलों का भार सेबों के भार से कितना कम है? दोस्तों देखिए 36 यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सभी केलों का भार अगर अपन देखें तो दोस्तों देखिए 2 किलो 365 ग्राम है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2365 ग्राम। ठीक है, 2365 ग्राम लिख सकते हैं। तथा कुछ सेवों का भार है वो 3 किलो 10 ग्राम है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3010 ग्राम। ठीक है, केलों का भार सेवों के भार से कितना कम है? सीधा सा है, अंतर कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3010 में से 2365 गया तो कितना बचा? 645 ग्राम। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये 15 प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण स्थान निभाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें देखिए ये 15 प्रश्न आपके सही होने चाहिए कंप्यूटर से संबंधित। और मैं आपको दोस्तों कंप्यूटर के टॉपिक वाइज प्रश्न है वो भी करवा रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उनको भी जरूर देखें। प्ले लिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा और पटवारी के नाम से आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए एमएस वर्ड में एरियल क्या है? तो सभी को पता होगा एरियल एक फॉन्ट है। क्या है? फॉन्ट है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फॉन्ट है। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प तालिका में 2 या 2 से अधिक सेल्स को सम्मिलित करने की सुविधा देता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मर्ज सेल्स। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एमएस एक्सेल में निम्न में से किस टैब में मार्जिन एवं ओरिएंटेशन विकल्प उपलब्ध रहते हैं? एमएस एक्सेल में निम्न में से किस टैब में मार्जिन एवं ओरिएंटल विकल्प उपलब्ध रहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पेज लेआउट। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 139 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, एमएस एक्सेल में वह कौन सा टूल है जो एक अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है? एमएस एक्सेल में वह कौन सा टूल है जो एक अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोल सीक। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों का निष्पादन, निर्वाचन और मॉनिटर करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 142 नंबर का प्रश्न है, लेजर प्रिंट को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? लेजर प्रिंट को दोस्तों पेज प्रिंटर के रूप में वर्णित है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन से। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, टेक्स्ट सूचना को वाक्य में परिवर्तित करने का कार्य करता है, तो वो करता है दोस्तों स्पीच सिंथेसाइजर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, मेमोरी कार्ड के संदर्भ में एसडी तथा एमएमसी का तात्पर्य है? तो दोस्तों वो हो जाएगा इसमें सिक्योर डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किसमें डेटा को रीड राइट करने के लिए ब्लू वॉयलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे ब्लूरे डिस्क। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एरर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज है वो दोस्तों प्रिंटर में पेपर की कमी, पावर फेलियर, नेटवर्क कनेक्शन फेलियर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों वो है इसमें ओपन सोर्स। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है एवं उसके अन्य भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कर्नेल। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कर्नेल। 149 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नया एप्लीकेशन प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए आवश्यक फाइल सिस्टम है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों लॉजिकल फाइल सिस्टम। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
50 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की किसी पीढ़ी में सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हुआ था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचम पीढ़ी में, पांच यानी कि पांचवी पीढ़ी में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हुआ था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर करवाया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, और अध्यादेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।